इंसानी ज्ञान को समझने के इस शानदार सफर में आपका स्वागत है। हम हमेशा से यह मानते आए हैं कि साइंस हमें 100% एब्सोल्यूट ट्रुथ देता है, 100% पक्की सच्चाई। लेकिन क्या सच में ऐसा है? यह किताब आपकी उस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल देगी। यहाँ हम एक ऐसे नए विचार पर बात करेंगे जो बताता है कि हम असल में कैसे सीखते हैं और दुनिया का ज्ञान कैसे आगे बढ़ता है। हम जानेंगे कि सच की खोज में गलतियां करना और उन्हें सुधारना क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। साइंस कोई रटा रटाया नियम नहीं, बल्कि सवालों और क्रिटिसिज्म से भरा एक खुला रास्ता है। तो आइए इस शानदार किताब को समझने की कोशिश करते हैं। इंसानी ज्ञान हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा चमत्कार है। पुराने विचारकों ने ज्ञान को इंसान का एक पक्का भरोसा माना था, लेकिन मैंने सोच को बदल दिया है। मैंने एक नया विचार दिया है, एक न्यू कॉन्सेप्ट, जिसे हम बाहरी या अनुमानित ज्ञान या कंजेक्चुरल नॉलेज कह सकते हैं। मेरा मानना है कि मैंने 1927 के आसपास फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी उलझन को सुलझा लिया था। इसे प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन कहते हैं। आम बोलचाल में इस समस्या का सीधा मतलब है कि क्या हमारा फ्यूचर हमारे बीते हुए कल जैसा होगा। कॉमन सेंस कहती है कि हम घटनाओं को बार बार देखकर सीखते हैं। जैसे सूरज रोज उगता है, इसलिए कल भी उगेगा। लेकिन डेविड ह्यूम नाम के एक विचारक ने इस उलझन के दो हिस्से किए, एक लॉजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। ह्यूम ने लॉजिक के सवाल पर पूछा कि क्या पुरानी घटनाओं के आधार पर फ्यूचर का पक्का दावा किया जा सकता है। उनका जवाब था बिल्कुल नहीं। चाहे आपने कोई चीज कितनी भी बार क्यों न देखी हो। लेकिन साइकोलॉजिकल सवाल पर ह्यूम ने कहा कि हम फिर भी ऐसा मानते हैं क्योंकि हमें इस चीज की आदत हो गई है। ह्यूम के इस जवाब से एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। इसका मतलब था कि इंसान सोच समझकर नहीं, बल्कि सिर्फ अंधी आदत से फैसले लेता है। बर्ट्रैंड रसल ने भी कहा कि अगर यह बात सच है तो एक समझदार इंसान और एक पागल इंसान की सोच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यहीं पर मैंने अपना नया तरीका, न्यू अप्रोच दुनिया को बताया। मेरा सबसे मेन नियम यह है कि जो बात लॉजिक में सच है, वही बात हमारे सोचने के तरीके यानी साइकोलॉजी और साइंस में भी सच होगी। मैंने माना कि ह्यूम का यह लॉजिक बिल्कुल सही है कि किसी चीज को बार बार दोहराने से कोई भी बात पक्की साबित नहीं होती है। लेकिन मेरे नियम के हिसाब से अगर लॉजिक में ऐसा नहीं होता तो हमारे दिमाग में भी ऐसा नहीं होता होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि बार बार देखकर सीखने वाली प्रक्रिया, इंडक्शन बाय रिपीटिशन, असल में होते ही नहीं है। यह सिर्फ हमारा एक इल्यूजन है। मेरा इस आसान सॉल्यूशन से इंसान की रैशनैलिटी, सच्चाई यानी एम्पिरिसिज्म और साइंटिफिक मेथड्स के बीच का सारा टकराव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मैंने ह्यूम की समस्या को नए तरीके से सामने रखा। पहला सवाल, क्या हम कुछ घटनाओं को देखकर यह पक्का कह सकते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक नियम, कोई भी यूनिवर्सल थियरी पूरी तरह सच है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। हम चाहे कितने भी टेस्ट कर लें, किसी भी नियम को 100% सच साबित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल आता है, क्या हम टेस्ट करके किसी नियम को सच या झूठ साबित कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। हम अपने टेस्ट से यह जरूर साबित कर सकते हैं कि कोई नियम गलत है। इसी से तीसरा सवाल बनता है, जब हमारे सामने एक ही बात को समझाने वाले कई अलग अलग नियम हों, तो क्या
हम उनमें से सबसे सही को चुन सकते हैं। हाँ, हम उस थ्योरी को चुनते हैं जो हमारे टेस्ट में अब तक गलत साबित नहीं हुई है। मेरे इस सॉल्यूशन का सीधा मतलब यह है कि साइंस के सारे नियम असल में सिर्फ हमारे अंदाजे या हाइपोथेसिस हैं, हमारे गेसेस या कल्पना हैं। पहले लोग मानते थे कि साइंस के कुछ नियम एकदम पक्के हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि न्यूटन के पक्के माने जाने वाले नियम भी आगे चलकर बदल गए। जैसे सूरज हमेशा हर जगह 24 घंटे में उगता है, या रोटी हमेशा फायदा करती है, जैसी पक्की बातें भी बाद में कुछ खास जगहों पर गलत साबित हुई। इससे यह पक्का हो जाता है कि हमारा एक्सपीरियंस हमें सिर्फ यह बताने में मदद करता है कि कौन सी बात गलत है। यही विज्ञान का असली तरीका है या साइंटिफिक मेथड है। अब सवाल उठता है कि जब हम किसी भी नियम को 100% सच साबित नहीं कर सकते, तो हम सही ज्ञान की, ट्रुथ की खोज कैसे करें? हम किस नियम को ज्यादा प्रेफरेंस दें? एक विचारक के रूप में हमारा लक्ष्य सच जानना है। जब कोई पुरानी थ्योरी फेल हो जाती है तो हम एक नई थ्योरी लाते हैं। यह नई थ्योरी पुरानी वाली से बेहतर होनी चाहिए। इसे पुरानी थ्योरी के सारे सही काम भी करने चाहिए और उन गलतियों को भी ठीक करना चाहिए जहां पुरानी थ्योरी फेल हुई थी। हम उस नई थ्योरी को चुनते हैं जो अभी तक गलत साबित नहीं हुई है, लेकिन हम यहीं रुकते नहीं हैं। हम इस नई थियरी को भी बहुत कड़े टेस्ट से गुजारते हैं। हम जानबूझकर ऐसी मुश्किलें बनाते हैं ताकि यह नई थियरी भी फेल हो सके। इसी तरह हम अपनी गलतियां पकड़ते हैं और सच के करीब पहुंचते हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम का कोर ये है कि हम किसी थियरी को कभी ट्रू प्रूव नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन्हें फॉल्स प्रूव कर सकते हैं। साइंस में हम थ्योरीज को एलिमिनेट करने का मेथड यूज करते हैं। जब हम गलत थ्योरीज को हटा देते हैं तब हम शायद सच के थोड़ा करीब पहुंच जाएं। लेकिन यह मेथड कभी भी किसी थ्योरी को 100% सही साबित नहीं कर सकता, क्योंकि थ्योरीज की तादाद हमेशा इन्फिनिट हो सकती है। थ्योरीज को चुनते वक्त हमें एड हॉक एक्सप्लेनेशन से बचना चाहिए। एड हॉक वो होती हैं जो सिर्फ डेटा फिट करने के लिए बनाई जाती हैं और इंडिपेंडेंटली टेस्ट नहीं हो सकती। हमें बोल्ड थ्योरीज चाहिए जो पुरानी थ्योरीज की गलतियां सुधारे और उन्हें अप्रॉक्सीमेशन की तरह हैंडल करे। जैसे न्यूटन ने गैलीलियो को एक्सप्लेन किया, वैसे ही आइंस्टीन ने न्यूटन को। ये क्रिटिकल मेथड है जहां हम बार बार एरर एलिमिनेट करते हैं। कोरोबोरेशन का मतलब सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि थियरी फ्यूचर में भी 100% सही होगी। ये डार्विन के सर्वाइवल जैसा है। पास्ट में सरवाइव करने का मतलब ये नहीं कि थियरी फ्यूचर में फेल नहीं होगी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर थियरी एक गेस है, एक कंजेक्चर है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम बेस्ट टेस्टेड थियरी ही प्रिफर करते हैं। ये रेशनल चॉइस है क्योंकि हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थियरी फेल नहीं हो सकती। डिजास्टर की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हमारा ज्ञान हासिल करना एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। साइंस बताता है कि हमारा यूनिवर्स ज्यादातर खाली या केओटिक है, उथल पुथल है। इसलिए अगर हम दुनिया के नियमों को समझ पाते हैं तो यह बहुत ही रेयर बात है। इंसान और जानवरों के अंदर बचपन से ही एक जन्मजात जरूरत होती है, इनबॉर्न नीड होती है कि वे हर चीज में एक नियम या पैटर्न खोजें।
हम बिना किसी चीज को बार बार देखे ही अपने दिमाग में कुछ उम्मीदें बना लेते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस। मशहूर विचारक इमैनुअल कांट ने भी कहा था कि हमारा दिमाग नेचर पर अपने नियम थोपता है। यह दिमागी तौर पर तो सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये नियम असल में भी सही हों। यहीं पर एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन और एक छोटे से जीव अमीबा में फर्क आता है। आइंस्टीन जानबूझकर अपनी ही थ्योरी में गलतियां खोजकर उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। हम तभी अपनी गलतियां सुधार सकते हैं जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर बाहरी दुनिया में ले आए। क्या हम अपने सबसे अच्छे विज्ञान के नियमों पर पूरा पक्का भरोसा कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। कल सूरज निकलेगा, यह हमारा सिर्फ एक काम चलाने वाला भरोसा है। रोज के काम करने के लिए हम उस थ्योरी को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा टेस्ट की गई हो। यही काम करने का सबसे समझदारी भरा तरीका है। लोग अक्सर पूछते हैं कि पुरानी घटनाओं से फ्यूचर का अंदाजा लगाने के तरीके को कैसे सही साबित किया जाए। यह सवाल ही गलत है। फ्यूचर हमेशा बीते हुए कल जैसा होगा, यह मान लेना बिल्कुल बेमानी है। हमें इस बात की जिद छोड़ देनी चाहिए कि हम किसी भी थ्योरी को 100% सच साबित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सच की खोज छोड़ दें। हम बस गलतियों को हटाकर सच के करीब पहुंच सकते हैं। कोई भी थ्योरी हमेशा एक अंदाजा होती है, एक हाइपोथेसिस। हम अपनी थ्योरी को सवालों और आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारा देखना और समझना भी हमारी पूरी सोच पर निर्भर करता है। जब हम अपने विचारों को एक ही नियम या थ्योरी का रूप दे देते हैं, तो वह एक नई दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं, जहां उन पर खुलकर बहस हो सकती है और साइंस आगे बढ़ सकता है। आजकल फिलॉसफी के बारे में बात करने के लिए माफी मांगना जरूरी हो गया है। बहुत से प्रोफेशनल फिलोसोफर असल दुनिया रियलिटी से बिल्कुल कट चुके हैं। वे सिर्फ शब्दों के खेल में उलझे रहते हैं कि यह दुनिया सच में है भी या नहीं। लेकिन सच यह है कि हम सबके पास अपनी एक सोच या फिलॉसफी होती है। हमारी यह सोच हमारे जीने के तरीके और हमारे कामों को बहुत ज्यादा असर करती है। इसलिए आलोचना, क्रिटिसिज्म के जरिए अपनी सोच को सुधारना बहुत जरूरी है। साइंस और फिलॉसफी की शुरुआत हमेशा हमारी आम सोच से होती है, हमारी कॉमन सेंस से होती है। यह कॉमन सेंस कोई पूरी तरह पक्की नींव नहीं है। यह समय के साथ बदलने वाली एक धुंधली चीज है। हम इस पर कोई हमेशा टिकने वाला सिस्टम नहीं बनाते हैं। हमारी कॉमन सेंस की किसी भी बात को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। जैसे पुराने जमाने में लोग मानते थे कि धरती चपटी है, फ्लैट अर्थ है। बाद में सही क्रिटिसिज्म की मदद से इस पुरानी सोच को बदल दिया गया। हम हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का विकास, ग्रोथ ऑफ नॉलेज इसी तरीके से होता है। जब दो अलग अलग थियरीज में मुकाबला होता है, तब उनके बीच होने वाली बहस, जो रेशनल डिस्कशन होता है, उससे उनकी कमियों का पता चलता है। पुराने विचारकों जैसे डेकार्ट का मानना था कि हमारी शुरुआत बिल्कुल पक्की और बिना किसी शक वाली होनी चाहिए। लॉक और रसेल जैसे लोगों ने भी हमारे निजी अनुभवों को ही ज्ञान का पक्का आधार माना। थॉमस रीड का मानना था कि हम सीधे तौर पर बाहरी दुनिया को महसूस करते हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को महसूस करते हैं। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल अलग है। हमारे अनुभवों में कुछ भी सीधा या डायरेक्ट नहीं होता।
हम जो कुछ भी देखते हैं या महसूस करते हैं, हमारा दिमाग उसे समझने के लिए एक तरह की डिकोडिंग या इंटरप्रिटेशन करता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान पियानो बजाना या कार चलाना सीखता है। शुरू में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बाद में सब कुछ बहुत आसान और डायरेक्ट लगने लगता है। इस डिकोडिंग की प्रोसेस में हमसे गलतियां भी हो सकती हैं, इसलिए ज्ञान की दुनिया में कोई पक्की गारंटी या सर्टेनिटी नहीं होती है। हमारी कॉमन सेंस के लिए असलियत का होना बहुत जरूरी है। यह बाहरी दिखावे और गहरी असलियत में फर्क करना सिखाती है। इस यूनिवर्स में कई तरह की चीजें असली हैं, जैसे हमारा खाना, पत्थर, पेड़, हमारी भाषा, नियम और विज्ञान के सिद्धांत। इस असलियत को न तो कोई पूरी तरह साबित कर सकता है और न ही कोई इसे गलत ठहरा सकता है। कुछ विचारकों का मानना है कि यह दुनिया सिर्फ हमारा एक सपना या विचार है। इस सोच को भी कोई पूरी तरह गलत साबित नहीं कर सकता है, लेकिन सारे मजबूत सबूत असलियत या रियलिज्म के पक्ष में ही जाते हैं। विज्ञान के नियम, साइंटिफिक थियरीज हमेशा ऐसे होने चाहिए जिन्हें एक्सपेरिमेंट्स द्वारा गलत साबित किया जा सके। यही असली विज्ञान का तरीका है। अगर रियलिज्म सच है तो इसे साबित न कर पाने का कारण बहुत सीधा है। हमारा निजी ज्ञान, हमारा सब्जेक्टिव नॉलेज और हमारी समझ केवल काम करने की हमारी आदतें हैं। हम बस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सच्चाई खोजने वाले हो सकते हैं, लेकिन हम गलतियां करने वाले भी हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम गलती नहीं करेंगे। अगर बाहरी दुनिया सच नहीं है और सब कुछ सिर्फ भ्रम या सपना है, इल्यूजन और ड्रीम है, तो हमारे विचारों के सच या झूठ होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मैं रियलिज्म को एक बहुत ही समझदारी भरा अंदाजा मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और सही विकल्प है। मैं इस बात पर कोई जिद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे रियलिज्म के खिलाफ दिए जाने वाले सभी दिमागी तर्क जैसे पॉजिटिविज्म, आइडियलिज्म या घटनावाद पूरी तरह गलत लगते हैं। ये सब गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम ज्ञान के लिए एक पक्की और सुरक्षित नींव खोजना चाहते हैं। ये सभी गलतियां ज्ञान की उस आम धारणा से पैदा होती हैं, कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज से पैदा होती हैं, जो सही आलोचना के सामने, सीरियस क्रिटिसिज्म के सामने टिक नहीं पाती। इस बात को खत्म करने के लिए मैं अपने समय के दो सबसे महान लोगों, अल्बर्ट आइंस्टीन और विंस्टन चर्चिल के विचारों का जिक्र करना चाहूंगा। आइंस्टीन ने बर्ट्रैंड रसेल के नैव रियलिज्म या यथार्थवाद को गलत ठहराने वाले विचारों का स्टडी करने के बाद कहा था कि अगर हम बाहरी दुनिया की चीजों और उनके समय स्थान को सच मान लें, स्पेटियो टेम्पोरल स्ट्रक्चर्स को सच मान लें, तो इसमें कोई मेटाफिजिकल डेंजर नहीं है, कोई दार्शनिक खतरा नहीं है। विंस्टन चर्चिल के विचार भी बहुत सटीक हैं। उन्होंने लिखा था, मेरे कुछ कजिन जो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे मुझसे मजाक करते थे। वो कहते थे कि जिस चीज के बारे में हम सोचते नहीं वो असल में है ही नहीं। मैं उन्हें जवाब देता था, हम अपनी आंखों से सूरज को देखते हैं, लेकिन सूरज के सच को परखने का एक और तरीका है। एस्ट्रोनॉमर्स मैथमेटिक्स और रीजंस लगाकर बता सकते हैं कि किस दिन सूरज पर काला धब्बा दिखाई देगा, और जब तुम उसी दिन सूरज को देखते हो तो तुम्हें वो धब्बा दिख जाता है। यह एक इंडिपेंडेंट टेस्टिमनी है कि सूरज सच में है। अगर मेरे मेटाफिजिकल फ्रेंड्स कहते हैं कि मैथ्स लगाने वालों ने भी शुरुआत में अपनी आंखों का इस्तेमाल किया होगा,
तो मेरा जवाब ना है। थियरी के हिसाब से यह काम बिना इंसान के भी हो सकता है। मशीनें अपने आप सूरज की रोशनी से काम कर सकती हैं, इसलिए मैं पूरे जोर के साथ कहता हूं कि सूरज असली है। अगर मेटाफिजिशियंस को कोई शक है तो वो खुद सूरज पर जाकर देख लें। यह तर्क पूरी तरह सही है कि सब्जेक्टिविस्ट सोच गलत है, लेकिन इसमें रियलिज्म 100% प्रूव नहीं होता। एक आइडियलिस्ट हमेशा कह सकता है कि हम इस पूरी बहस का सपना देख रहे हैं, लेकिन यह सोचना बेवकूफ़ी है। फिलॉसफी और साइंस का मेन काम सच की खोज होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ किसी बात को सही साबित करना नहीं है। हमें अपनी बात को साफ और आसान तरीके से रखना चाहिए। मैं अल्फ्रेड टार्स्की के इस विचार को मानता हूं कि सच का मतलब है जो असलियत से मेल खाए, जो रियलिटी से मेल खाए। एक थियरी तभी सच है जब वह हकीकत से मेल खाती हो। कोई भी नई थियरी सच्चाई के ज्यादा करीब तब मानी जाएगी जब उसमें पुरानी थ्योरी से ज्यादा सच बातें हों और कम झूठ बातें हों। हम अक्सर उन थ्योरीज की तुलना करते हैं जो एक दूसरे से मुकाबला कर रही होती हैं, जैसे न्यूटन और आइंस्टीन की थ्योरी। आइंस्टीन की थ्योरी में न्यूटन से ज्यादा बातें और जानकारी है। आइंस्टीन की थ्योरी ज्यादा रिस्की है और इसे बहुत कड़े टेस्ट से गुजारा जा सकता है। विज्ञान का असली तरीका यही है कि हम बड़ी और रिस्की थ्योरी बनाएं और फिर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करें। अगर नई थ्योरी सारे टेस्ट पास कर लेती है और पुरानी थ्योरी की गलतियां भी सुधार देती है, तो हम मान लेते हैं कि वह सच्चाई के ज्यादा करीब है। साइंस का काम बस ऐसे अंदाजे लगाना है, ऐसे कंजेक्चर्स लगाना है जो सच के निशाने पर एकदम सही लगे और झूठ से दूर रहें। हम सिर्फ सच नहीं जानना चाहते, बल्कि ऐसा सच जानना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी हो। सभी टेबल हैं, यह बात सच जरूर है, लेकिन साइंस को ऐसे खाली और बेकार सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी थ्योरी में सच को नापने या उसके मैथ्स निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, न्यूमेरिकल एग्जैक्टनेस निकालने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरा मकसद टार्स्की की तरह ही है, एक ऐसी पुरानी और आम समझ को फिर से जिंदा करना जिस पर शक किया जाने लगा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि साइंस का मकसद उस सच को खोजना है जो बाहरी दुनिया और असलियत से मेल खाता हो। हम यह कह सकते हैं कि आइंस्टीन की थ्योरी न्यूटन से और न्यूटन की थ्योरी केपलर से सच्चाई के ज्यादा करीब है। इस बात को कहने में कोई लॉजिकल मिसकंसेप्शन, कोई तार्किक गलती नहीं है। यह हमारे साइंस की क्रिटिकल डिस्कशंस का मेन आधार है। टार्स्की ने अपनी थ्योरी से यह साबित किया कि सच कोई गलत शब्द नहीं है, बशर्ते हम अपनी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें और उसमें होने वाले विरोधाभासों से बचें। हमारी कॉमन सेंस अक्सर उस समय मात खा जाती है जब वह खुद अपने काम करने के तरीके के बारे में सोचती है। आम सोच यह मानती है कि ज्ञान हासिल करने के लिए बस आंख और कान खोलकर रखना काफी है। यह थ्योरी मानती है कि हमारा दिमाग एक खाली बाल्टी या खाली स्लेट जैसा है जिसमें बाहरी दुनिया से आई जानकारी भर जाती है। यह थ्योरी पूरी तरह से गलत है। इसमें माना जाता है कि ज्ञान किसी चीज की तरह हमारे अंदर सीधे तौर पर आ जाता है। इसके हिसाब से हमारी सारी गलतियां सिर्फ हमारे दिमाग की गड़बड़ी की वजह से होती हैं, और अगर हम खुले दिमाग से बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के देखें तो हमें एकदम पक्का और सही ज्ञान मिल जाएगा।
आम सोच के हिसाब से हम घटनाओं को बार बार देखकर और उन्हें आपस में जोड़कर अपने भरोसे बनाते हैं। यह सोच बिल्कुल लॉक, बर्कले और ह्यूम जैसे विचारकों जैसी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि यह पक्की सर्टेनिटी की तलाश करती है। इसी वजह से यह इंद्रियों से, सेंसेस के जरिए मिली जानकारी को ज्ञान का सबसे पक्का आधार मानती है, जबकि असलियत में ऐसे किसी डेटा का वजूद ही नहीं है। बचपन से ही हम अपने आसपास की दुनिया से मिलने वाले बेतरतीब संदेशों को समझना, केओटिक मैसेजेस को डिकोड करना और काम की चीजें छांटना सीखते हैं। यह सब हमारे अंदर मौजूद जन्मजात प्रवृत्तियों यानी इन्नेट डिस्पोजिशंस की मदद से होता है। हम दुनिया को एक नियमबद्ध हकीकत, एक रियलिटी के रूप में देखते हैं। हम यह डिकोडिंग हमेशा गलतियां करके और उन्हें सुधारने के तरीके से सीखते हैं। चाहे हम इसमें कितने भी माहिर क्यों न हो जाएं, हमेशा कुछ न कुछ गलतियां होने की गुंजाइश रहती ही है। इसलिए यह मानना कि हमारा ज्ञान पूरी तरह से पक्का है और सच्चा है एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह सच है कि हमारी कई समझ बहुत पक्की लगती है, लेकिन यह सब हमारे शरीर के अंदर मौजूद बेहतरीन डिकोडिंग सिस्टम की वजह से है। जैसे एक अच्छा फोटोग्राफर अपनी ट्रेनिंग की वजह से हमेशा अच्छी तस्वीरें खींचता है, वैसे ही हम अपनी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी के कारण, जैविक क्षमता के कारण दुनिया को सही ढंग से समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो देखते हैं वह अंतिम सच है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, या हम कभी गलती नहीं कर सकते। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं। यह सारी बातें यह साबित नहीं करती कि आदर्शवाद या आइडियलिज्म गलत है। आइडियलिज्म मानने वाले कह सकते हैं कि हम जो भी विज्ञान पढ़ रहे हैं वह सब एक सपना है, एक ड्रीम है। लेकिन आइडियलिज्म के खिलाफ एक मजबूत तर्क यह है कि वे खुद मानते हैं कि साइंस सच नहीं बल्कि सिर्फ भविष्यवाणी करने का एक बेहतरीन औजार है। लेकिन जब विज्ञान यह साबित करता है कि हम जो भी देखते समझते हैं वह कभी भी 100% पक्का नहीं होता, तो यह विचार खुद ही गलत साबित हो जाता है। रसेल का तर्क भी ऐसा ही था। उन्होंने कहा था कि जब हम पत्थर को देखते हैं तो हम असल में पत्थर को नहीं बल्कि पत्थर के हमारे शरीर पर पड़ने वाले असर को देखते हैं। इसलिए रसेल मानते थे कि हमारा सीधा ज्ञान फिजिक्स के खिलाफ है, लेकिन यह गलत है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उससे आने वाले सिग्नल्स को डिकोड करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम पत्थर को नहीं देख रहे हैं। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज, आम सोच, पूरी तरह से गलत है। हमें यह समझना होगा कि ज्ञान दो तरह का होता है। एक हमारा निजी ज्ञान यानी सब्जेक्टिव नॉलेज, जो हमारी आदतों और उम्मीदों पर टिका है। दूसरा है बाहरी दुनिया का ज्ञान, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, जिसे हम अपनी भाषा में लिखते हैं और जिस पर बहस हो सकती है। हमारा निजी ज्ञान तभी बदलता है जब हमारी आदतें बदलती हैं, लेकिन बाहरी ज्ञान को हम बहस करके और गलतियां सुधार कर बदल सकते हैं। डार्विन के इवोल्यूशन से पहले लोग मानते थे कि हमारा दिमाग जन्म के समय एक खाली स्लेट होता है, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से हमारी बहुत सी आदतें जन्मजात होती हैं। ज्ञान हासिल करने का तरीका भी डार्विन के सिद्धांत से जुड़ा है, जिसे एवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम ज्ञान कैसे हासिल करते हैं यह एक अलग बात है, और वह ज्ञान कितना सच है यह बिल्कुल अलग बात है।
नेचर में जो जीव बदलते माहौल के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाते वो खत्म हो जाते हैं। जो बच जाते हैं वो माहौल के हिसाब से पूरी तरह ढल चुके होते हैं। इंसान ने लैंग्वेज का आविष्कार करके बहुत बड़ी छलांग लगाई है। अब हम बिना अपनी जान खतरे में डाले अपनी थियरीज को लिख सकते हैं और उनकी गलतियां सुधार सकते हैं। यही साइंस का तरीका है। साइंस का असली मकसद सिर्फ सच खोजना नहीं बल्कि सच के करीब पहुंचना है। हमारा ज्ञान कभी शून्य, कभी नथिंग से शुरू नहीं होता। यह हमेशा हमारी पुरानी जानकारी से शुरू होता है और इसमें सुधार करके आगे बढ़ता है। हमारी हर जानकारी किसी न किसी थ्योरी पर आधारित होती है। यहाँ तक कि हमारी आंखें भी उसी तरह काम करती हैं जैसी हमारी शारीरिक बनावट होती है। हम क्या देखते हैं और क्या नहीं, यह सब हमारे शरीर की बनावट पर डिपेंड करता है। इसलिए यह मानना कि हमारा ज्ञान सिर्फ आंखों देखी बातों पर टिका है बिल्कुल गलत है। हम अपनी आंखों देखी बातों को सिर्फ एक शुरुआती बिंदु मान सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन इन्हें एब्सोल्यूट ट्रूथ, अंतिम सच नहीं मान सकते। साइंस और बायोलॉजी हमें बताते हैं कि हमारे देखने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन यह हमेशा 100% सही नहीं होती। इसलिए खाली दिमाग वाली पुरानी थ्योरी पूरी तरह से टूट जाती है। पुराने विचारकों का मानना था कि ज्ञान सिर्फ इंसान के दिमाग के अंदर होता है, सब्जेक्टिव नॉलेज। लेकिन मैं ज्ञान को दो हिस्सों में बांटता हूँ। पहला, हमारा निजी ज्ञान, सब्जेक्टिव नॉलेज, जो हमारी आदतों में है। दूसरा, बाहरी ज्ञान, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, जो किताबों, लाइब्रेरी और थ्योरी में दर्ज है। इसे हम दुनिया 1, 2 और 3 से समझ सकते हैं। दुनिया 1 हमारी फिजिकल वर्ल्ड है, हमारी भौतिक या बाहरी दुनिया। दुनिया 2 हमारे निजी अनुभव और सोच है, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। और दुनिया 3 किताबों और कंप्यूटर में दर्ज बाहरी ज्ञान है, लॉजिकल कंटेंट्स है। यह दुनिया 3 अपने आप में आजाद है, जैसे प्राइम नंबर्स पहले से मौजूद थी, बस हमने उन्हें खोजा है। हमारी अपनी पहचान भी इसी बाहरी ज्ञान पर टिकी है। कॉमन सेंस थियरी या आम सोच की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह बाहरी ज्ञान यानी ऑब्जेक्टिव नॉलेज को नहीं पहचानती। वह मानती है कि ज्ञान का मतलब एक पक्का भरोसा है जिसके पीछे पूरे सबूत हों। लेकिन साइंस का ज्यादातर ज्ञान सिर्फ एक अंदाजा होता है, कंजेक्चरल नॉलेज होता है। साइंस में किसी भी चीज को 100% सच साबित करने का कोई पक्का सबूत नहीं होता। अगर हम आम सोच की बात माने तो साइंस का ज्ञान कहलाने लायक ही नहीं रहेगा। आम सोच हमेशा एक पक्की गारंटी खोजती है जो कि असल में होती ही नहीं है। हमारा निजी ज्ञान, हमारा सब्जेक्टिव नॉलेज भी गलतियां करके सीखने के तरीके से ही काम करता है। सर्टेनिटी या पक्की निश्चितता का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई बात हमारे रोज के काम के लिए काफी हो, प्रैक्टिकल हो। जैसे अगर मैं अपनी घड़ी देखता हूं तो मैं मान लेता हूं कि समय सही है, लेकिन अगर किसी की जान का सवाल हो तो मैं बार बार चेक करूंगा। हमारी सर्टेनिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि मामला कितना गंभीर है, कितना इम्पोर्टेंट है, दांव पर क्या लगा है। उसी हिसाब से हमारा भरोसा भी बदलता है। बाहरी दुनिया यानी वर्ल्ड 3 के कुछ आसान मैथ्स को छोड़कर कहीं भी 100% पक्की गारंटी यानी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं होती है। यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक फीलिंग है। आखिरकार साइंटिफिक थ्योरीज आम जिंदगी से कहीं ज्यादा क्रिटिकल टेस्ट से गुजरती हैं, फिर भी
वे हमेशा एक अंदाजा ही रहती हैं। हम बाहरी ज्ञान यानी ऑब्जेक्टिव नॉलेज का इस्तेमाल करके ही अपने निजी भरोसे यानी सब्जेक्टिव बिलीव्स बनाते हैं। मैं अक्सर साइंस के तरीके को गलतियां सुधारने वाला तरीका कहता हूं, सेल्फ करेक्टिंग मेथड। इसे छोटे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। साइंस का तरीका है बोल्ड कंजेक्चर्स यानी बड़े और साहसी अंदाजे लगाना और फिर उन्हें पूरी होशियारी से गलत साबित करने की कोशिश करना। एक बड़ा अंदाजा वो थ्योरी होती है जिसमें पुरानी थ्योरी से ज्यादा जानकारी हो। जब हम बड़ी थ्योरी बनाते हैं तो उसमें सच का हिस्सा भी ज्यादा होता है। शुरू में हम इस बात की चिंता नहीं करते कि इसमें झूठ कितना है, लेकिन सिर्फ जानकारी बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हम सच्चाई के करीब पहुंच गए हैं। हमें यह भी देखना होता है कि क्या नई थ्योरी में पुरानी थ्योरी से कम गलतियां हैं। विज्ञान की इस बहस में, साइंटिफिक डिबेट में, हम यही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस थ्योरी में कम गलतियां हैं। हम अपनी सबसे अच्छी थ्योरी को भी कड़े टेस्ट से गुजार कर गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर थ्योरी इन सब टेस्ट को पास कर लेती है, खासकर उन जगहों पर जहां पुरानी थ्योरी फेल हो गई थी, तो हम मान लेते हैं कि यह नई थ्योरी पुरानी वाली से बेहतर है। विज्ञान में किसी भी थ्योरी को टेस्ट करना उस पर होने वाली क्रिटिकल डिस्कशन यानी आलोचनात्मक बहस का ही एक हिस्सा है। यह बहस कभी भी किसी थ्योरी को 100% सच साबित नहीं कर सकती, लेकिन यह हमें यह मानने का अच्छा कारण जरूर देती है कि अभी तक के टेस्ट और बहस के बाद यह थ्योरी बाकी सबसे बेहतर और सच्चाई के सबसे करीब है। हम कभी किसी थ्योरी को हमेशा के लिए सही नहीं कह सकते, लेकिन हम उसे दूसरों से बेहतर जरूर मान सकते हैं। ज्ञान को सही ठहराने की यह गलत सोच उन लोगों के दिमाग की उपज है जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर यानी प्रकृति की एक रूपता से बहुत प्रभावित हैं। जैसे सूरज हमेशा उगता है, यह सबको एक दिन मरना है, लेकिन असल में ये सब बातें अपने पुराने अर्थों में गलत साबित हो चुकी हैं। जैसे यह मानना कि सूरज हर जगह हर दिन उगता है तब गलत साबित हो गया जब पाइथियास ने ध्रुवीय क्षेत्रों यानी पोलर सर्कल की खोज की, जहां सूरज कई महीनों तक नहीं डूबता। सभी इंसान मरते हैं, यह बात भी इस सोच से आई थी कि हर पैदा हुई चीज को मरना है। लेकिन अब वैज्ञानिक जानते हैं कि बैक्टीरिया कभी नहीं मरते बल्कि बंट जाते हैं। और ह्यूम का यह कहना कि रोटी हमेशा पोषण देती है तब गलत साबित हो गया जब फ्रांस के एक गांव में रोटी खाने से लोग बीमारी का शिकार हो गए। तो क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि कल सूरज उगेगा? बिल्कुल नहीं। लाखों कारण हो सकते हैं जिससे ऐसा न हो। हम सिर्फ यह उम्मीद करते हैं और यह उम्मीद हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन यह कोई पक्का ज्ञान नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है। बार बार देखकर सीखने का कोई पक्का वजूद नहीं है जिसे हम इंडक्शन कहते हैं। वह सिर्फ एक अंदाजा है जिसे हमने अच्छे से टेस्ट किया है। अर्लियर फिलोसफर्स यानी पुराने विचारकों का मानना था कि ज्ञान यानी नॉलेज की शुरुआत एकदम पक्की होनी चाहिए, 100% सिक्योर। उन्हें लगता था कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं या महसूस करते हैं वह कभी गलत नहीं हो सकता। इसे आम सोच कहते हैं, कॉमन सेंस थियरी। लेकिन मेरी राय इससे अलग है। ज्ञान की शुरुआत पक्की होना जरूरी नहीं है। हम बाद में अपनी गलतियों को क्रिटिसिज्म के जरिए सुधार सकते हैं। हमारा सारा ज्ञान सिर्फ एक अंदाजा है। हमारी आंखें और कान भी धोखा दे सकते हैं। बाहरी दुनिया सच है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें 100% पक्की शुरुआत नहीं चाहिए, बल्कि अपनी ही सोच में गलतियों को खोजना चाहिए।
इस ज्ञान को समझने के लिए दुनिया को 3 हिस्सों में बांटना होगा। पहली दुनिया बाहरी चीज़ों की है, जैसे पत्थर या मशीन यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। दूसरी दुनिया हमारे दिमाग, सोच और फीलिंग की है, यानी मेंटल स्टेट्स। तीसरी दुनिया किताबों और विज्ञान की थ्योरी की है, साइंटिफिक थ्योरीज की। यह तीसरी दुनिया सबसे अलग और आज़ाद है। अगर इंसान और मशीनें ख़त्म हो जाएं, लेकिन किताबें बची रहें, तो दुनिया फिर से बन सकती है। इसका मतलब है कि ज्ञान यानी ऑब्जेक्टिव नॉलेज किसी जानने वाले इंसान के बिना भी मौजूद रहता है। मैथमेटिक्स के साथ भी यही होता है। इंसान ने नंबर बनाए, लेकिन प्राइम नंबर्स के नियम खुद बन गए। हम सिर्फ उन्हें खोजते हैं। साइंस में किसी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए हमें पक्के लॉजिक की जरूरत होती है। साइंस कोई इग्नोरेंस नहीं है। हमारा ज्ञान हमेशा एक साइकिल की तरह आगे बढ़ता है। सबसे पहले एक समस्या आती है, हम उसका एक कच्चा हल या अंदाजा लगाते हैं, फिर हम उसकी गलतियां खोज कर उन्हें हटाते हैं। इसके बाद एक नई समस्या सामने आती है। यह बिल्कुल डार्विन के इवोल्यूशन जैसा है। हम सब गलतियां करके सीखते हैं और इसी तरीके से साइंस आगे बढ़ता है। मैं डार्विन के इवोल्यूशन के सिद्धांत को थोड़े नए तरीके से पेश कर रहा हूं। इसे मैं 12 हिस्सों में बांटता हूं। पहला, हर जीव लगातार समस्याएं सुलझाने में लगा रहता है। दूसरा, ये समस्याएं असली होती हैं, जरूरी नहीं कि जीव को उनके बारे में पता हो। तीसरा, समस्या सुलझाने का तरीका हमेशा गलतियां करके सीखना होता है। चौथा, गलतियां सुधारने के 2 तरीके हैं, या तो गलत थ्योरी के साथ जीव भी मर जाए, या जीव अपनी गलती सुधार ले। पांचवा, हर नया जीव अपनी पुरानी पीढ़ियों की समझ को अपने अंदर समेट लेता है। हर जीव अपने आप में एक नया प्रयोग है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है जो नए माहौल में ढलने की कोशिश करता है। सातवां, यह पूरी प्रक्रिया एक साइकिल नहीं बल्कि एक सीधी रेखा की तरह है। पहले एक समस्या आती है, हम हल सोचते हैं, गलतियां हटाते हैं और फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। आठवां, हमारे पास कई सारे हल होते हैं, मल्टीपल टेंटेटिव सॉल्यूशंस, जिनमें से हम सबसे अच्छा चुनते हैं। नौवां, डार्विन का मानना था कि सिर्फ एक समस्या है, जिंदा रहना, सर्वाइवल, और गलती सुधारने का सिर्फ एक तरीका है, मौत। लेकिन मेरा मानना है कि नई समस्याएं पुरानी से अलग होती हैं। 10वां, हर समस्या जिंदा रहने की नहीं होती। जैसे बच्चे पैदा करना एक समस्या है और फिर बच्चों की देखभाल करना एक नई समस्या। 11वां, इवोल्यूशन में नई समस्याएं खुद ब खुद पैदा होती हैं, जिससे नई चीजें सामने आती हैं। 12वां, हम इंसानों ने गलतियां सुधारने के ऐसे तरीके बना लिए हैं जिससे हमें मरने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी जगह हमारी गलत थ्योरीज मर जाती हैं। एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जैसे जब हम शांति से खड़े होते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियां लगातार काम कर रही होती हैं और फीडबैक के जरिए हमारे शरीर को सीधा रखती हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी हवाई जहाज का ऑटो पायलट काम करता है। इवोल्यूशन कोई सोच समझकर किया जाने वाला काम नहीं है। जब हम कहते हैं कि अमीबा या कोई जानवर समस्या सुलझा रहा है, तो हम यह बाद में देखकर तय करते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी अक्सर वह समस्या नहीं सुलझा पाते जो वो सोच रहे होते हैं। जैसे श्रोडिंगर ने एक थ्योरी दी, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने जो समस्या सुलझाई है वह कुछ और ही थी। डेकार्ट और कॉम्पटन जैसे कई वैज्ञानिकों का मानना था कि हर चीज को कंट्रोल करने वाला एक मास्टर स्विच होता है। वहीं ह्यूम और श्लिक जैसे फिलोसफर्स मानते थे
कि या तो सब कुछ पहले से तय है या फिर सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है, प्योर चांस है। इन दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं है। आजकल के कंप्यूटर इंजीनियर ऐसे कंप्यूटर बना रहे हैं जिनमें प्लास्टिक कंट्रोल होता है, फीडबैक सिस्टम, लेकिन ये भी अंततः मास्टर स्विच पर ही काम करते हैं। अगर हम एक साबुन के बुलबुले का एग्जाम्पल लें, तो साबुन का बुलबुला दो बादलों से मिलकर बना है जो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। पहला अंदर की हवा, दूसरा बाहर की साबुन की परत, सोपी फिल्म। अगर अंदर हवा न हो तो बुलबुला फूटकर पानी की एक बूंद बन जाएगा, और अगर बाहर की परत न हो तो हवा पूरी तरह से फैल जाएगी। यहाँ दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। यह कंट्रोल लचीला है, प्लास्टिक है। अंदर की हवा बाहर की परत से ज्यादा बादल की तरह है, क्लाउडी है। घड़ी या कंप्यूटर जैसे हार्डवेयर सिस्टम भी बादल ही हैं, लेकिन उन्हें इस तरह बनाया जाता है कि उनमें कम से कम फ्लक्चुएशंस हों। लेकिन साबुन का बुलबुला एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव की तरह काम करता है। इसमें फ्लक्चुएशंस खत्म नहीं होता, बल्कि यह सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। बुलबुले की परत एक झिल्ली की तरह, एक मेम्ब्रेन की तरह है जो बाहर की गर्मी सोख लेती है और अंदर की हवा को फैलाकर बुलबुले को हवा में तैरता रखती है। ऑर्गेनिजम्स में एम्पलीफायर्स होते हैं जो इन छोटे बदलावों को बड़ा कर देते हैं, लेकिन बुलबुलों में ऐसा नहीं होता। फिर भी यह बुलबुला साबित करता है कि नेचर में लचीला कंट्रोल या सॉफ्ट प्लास्टिक कंट्रोल मौजूद है। यही इवोल्यूशनरी थियरी डेकार्ड की समस्या का हल देती है कि दिमाग शरीर को कैसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियसनेस या समझ की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है, जैसे किसी परेशानी से बचना। बाद में यह कॉन्शियसनेस हमारी गलतियों को सुधारने और हमारे कामों को कंट्रोल करने लगती है। यह कई तरह के कंट्रोल में से बस एक है। यह किताबों और नियमों से भी कंट्रोल होती है। जैसे हम कानून बनाते हैं और फिर वही कानून हमें कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारे दिमाग की हालत हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। हमारी कॉन्शियस स्टेट्स हमारे फ्यूचर के कामों का पहले से अंदाजा लगा लेती है और गलतियां सुधारती है। इस तरह डेकार्ड की समस्या का आसान जवाब यह है कि हमारे दिमाग की हालत हमारे शरीर की हरकतों को कंट्रोल करती है। इन दोनों के बीच एक फीडबैक और इंटरैक्शन यानी लेन देन होता है। यह कंट्रोल प्लास्टिक की तरह लचीला होता है। ज्ञान कैसे बढ़ता है, नॉलेज कैसे बढ़ती है? हम किसी प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं, फिर हम एक अंदाजा लगाते हैं और उसकी कमियां निकालते हैं। इससे हम समस्या को बेहतर समझते हैं। खराब अंदाजों को हटाकर हम बेहतर सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं। साइंस में भी यही होता है। हमारी थ्योरी को कड़ी आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ता है। जो थ्योरी गलत साबित होती है उसे हम हटा देते हैं। यह डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के नियम जैसा ही है। जीवों के विकास का पेड़, इवोल्यूशनरी ट्री, नीचे से ऊपर कई ब्रांचेस में, कई शाखाओं में फैलता है। लेकिन इंसानी ज्ञान का पेड़, ट्री ऑफ नॉलेज, उल्टा बढ़ता है। इसकी कई जड़ें ऊपर जाकर एक साथ मिल जाती हैं। साइंस का एम अलग अलग थ्योरीज को मिलाकर एक करना है। हम सच की तलाश करते हैं। हम कभी 100% पक्का नहीं कह सकते कि हमारी थ्योरी सच है, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और बेहतर थ्योरी चुन सकते हैं। विज्ञान में सफलता का कोई सीधा रास्ता नहीं है। किसी भी नतीजे को पूरी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता, उसे सिर्फ परखा जा सकता है। एक अच्छे वैज्ञानिक को हमेशा अपनी ही थ्योरी में गलतियां ढूंढनी चाहिए।
डार्विन की थ्योरी बताती है कि नेचुरल सिलेक्शन से जीव कैसे बदलते हैं। यह इवोल्यूशन ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे पहले से डिजाइन किया हो। लेकिन डार्विन की थ्योरी में एक बड़ी मुश्किल है। यह समझना मुश्किल है कि आंख जैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिर्फ अचानक हुए बदलावों से कैसे बन सकता है। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए मैं जेनेटिक डुअलिज्म का विचार दे रहा हूं। मान लीजिए कि हर जीव के दो मेन हिस्से होते हैं। पहला, जो उसके बिहेवियर और आदतों को कंट्रोल करता है। दूसरा हिस्सा उसके शारीरिक अंग यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आंखें या पैर। अगर किसी ऑर्गन में अचानक बदलाव हो जाए तो वह जीव के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर एक हवाई जहाज का इंजन अचानक तेज हो जाए लेकिन उसके ऑटो पायलट को नई स्पीड की आदत न हो तो जहाज क्रैश हो जाएगा। इसलिए इवोल्यूशन में सबसे पहले जीव की आदतें यानी हैबिट्स और एम्स यानी लक्ष्य बदलते हैं। जब जीव नया व्यवहार न्यू बिहेवियर अपनाता है तब उसके शरीर में होने वाले बदलाव उसके काम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वुडपेकर ने पहले अपने खाने का स्वाद बदला होगा, उसके बाद उसकी चोंच लंबी हुई होगी। गोल्डस्मिथ ने अचानक शरीर बदलने वाले जीवों को होपफुल मॉन्स्टर कहा था, जो अक्सर मर जाते हैं। मैं इसकी जगह बिहेवियरल मॉन्स्टर की बात करता हूं। इसका मतलब है कि जीव के शरीर में नहीं बल्कि उसके बिहेवियर में बड़ा बदलाव आना। हैबिट यानी आदत का यह नयापन जीव को मरने नहीं देता। यह नई आदत ही उसके शारीरिक अंगों के विकास को सही डायरेक्शन दिखाती है। इस तरह जीव अपनी नई आदतों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। जिराफ की आदतें पहले बदली होंगी, गर्दन बाद में लंबी हुई होगी। इंसानों ने अपनी दुनिया को वैसे नहीं बदला जैसे पौधों ने ऑक्सीजन बनाकर या मूंगों ने टापू बनाकर बदला। इंसान की सबसे बड़ी देन है उसका ज्ञान, ह्यूमन नॉलेज, और उसकी थ्योरीज यानी साइंटिफिक थ्योरीज। हमारा ज्ञान मधुमक्खियों के शहद जैसा है। हम इसे बनाते हैं, जमा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का मतलब है अपनी थ्योरीज की कमियां निकालना और उन्हें बेहतर बनाना। विज्ञान में अक्सर एक सब्जेक्ट को दूसरे से समझाने की कोशिश की जाती है। इसे रिडक्शन कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री को फिजिक्स के नियमों से पूरी तरह समझाया जा सकता है, यह एक बड़ी सफलता है। लेकिन क्या बायोलॉजी या जीवन या लाइफ को भी सिर्फ फिजिक्स से समझाया जा सकता है? शायद नहीं। जीवन सिर्फ केमिकल्स का खेल नहीं है, बल्कि यह एक नई उभरती हुई खूबी, एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। इसी तरह कुछ फिलोसफर्स मानते हैं कि इंसान के दिमाग और कॉन्शियसनेस को भी सिर्फ शरीर की फिजिकल स्टेट्स कहकर टाला जा सकता है। वे ओखम के रेजर का इस्तेमाल करके दिमागी समस्याओं को लैंग्वेज के खेल से गायब करना चाहते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है। हमें सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए, हमें प्लूरलिज्म अपनाना चाहिए, यानी यह मानना चाहिए कि दुनिया में कई तरह की सच्चाइयां हैं और सबको जबरदस्ती एक ही सांचे में नहीं फिट किया जा सकता। विज्ञान का लक्ष्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि घटनाओं की सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन करना है, संतोषजनक व्याख्या। किसी घटना को समझाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो वह घटना जिसे समझाना है और दूसरा वह नियम या थ्योरी जो उसे समझाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नोन थिंग्स से अननोन को समझाना ही साइंस है। एक अच्छी थ्योरी वह है जिसे इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल हो सके और जो सिर्फ बातों को घुमाए नहीं।
विज्ञान में हम सिर्फ एक जवाब पर नहीं रुकते। हमारा मकसद लगातार बेहतर और बड़ी थ्योरी बनाना है। कुछ लोग मानते हैं कि हर चीज के पीछे एक छिपा हुआ सार है, एसेंस है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। हम एसेंस के बजाय यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर का इस्तेमाल करते हैं। ये नियम दुनिया की बनावट को समझाते हैं। जब हमारी कोई थ्योरी गलत साबित होती है तो यह एक बड़ी खोज होती है। इससे पता चलता है कि हमारी थ्योरी असलियत से टकरा रही है। पुराने दौर में न्यूटन की थ्योरी ने गैलीलियो और केपलर की थ्योरी को मिलाकर एक बना दिया था। लोग इसे इंडक्शन कहते थे, लेकिन सच यह है कि न्यूटन की थ्योरी पुरानी थ्योरी को काटती थी। न्यूटन ने गैलीलियो और केपलर की गलतियों को सुधारा था। जब कोई नई थ्योरी पुरानी थ्योरी को गलत साबित करके उसे सुधारती है तो वह थ्योरी ज्यादा गहरी होती है। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम थ्योरी को सही साबित करें, बल्कि यह है कि हम उसे गलत साबित करने की कोशिश करें। एक वैज्ञानिक का काम लगातार अपनी थ्योरी में गलतियां ढूंढना है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट थ्योरी को गलत साबित नहीं कर पाता तो थ्योरी बच जाती है, पर यह कभी पक्का नहीं होता कि थ्योरी 100% सच है। अक्सर लोग साइंस को मैकेनिकल मॉडल यानी मशीनों जैसा समझते हैं, जैसे सब कुछ धक्का देने या दबाव से हो रहा हो, पुश या प्रेशर से हो रहा हो। लेकिन जब से हमने एब्स्ट्रैक्ट और मैथमेटिकल थ्योरीज अपनाई हैं, तब से मॉडल्स का महत्व कम हो गया है। अब हमें बस ऐसी थ्योरी चाहिए जिसे टेस्ट किया जा सके। विज्ञान एक साहसी सफर है, एक एडवेंचर है। हमारा काम सिर्फ पक्की जानकारी पाना नहीं है, बल्कि ऐसी थ्योरीज बनाना है जो दुनिया को बेहतर रोशनी में दिखा सके। हम गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। यही विज्ञान के बढ़ने का असली तरीका है। किसी भी गलत थ्योरी को बहाने बनाकर बचाना सही नहीं है। साइंस में प्रोग्रेस ऐसे नहीं होती। जब कोई बात गलत साबित हो जाए तो हमें नए और बेहतर विचार खोजने चाहिए। साइंस का असली मकसद सब कुछ सही जानना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखना है। एक अच्छी थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जिसे टेस्ट करके गलत साबित किया जा सके। ऐसी थ्योरीज अक्सर एक प्रोहिबिशन, एक पाबंदी की तरह काम करती हैं, जो बताती हैं कि दुनिया में क्या नहीं हो सकता। जैसे कोई भी मशीन 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। असली वैज्ञानिकों के लिए ऐसी बातों को गलत साबित करना एक चैलेंज होता है। साइंस कोई जादू नहीं है जो एकदम पक्की बात बता दे। यह नए आइडियाज खोजने का एक शानदार सफर है। इसका काम है हमेशा बेहतर थ्योरी बनाना, जिन्हें बहुत कड़े इम्तिहान से गुजारा जा सके। सच तो यह है कि जब हमारी पुरानी बातें गलत साबित होती हैं, तभी विज्ञान यानी साइंस असल में आगे बढ़ता है। इंसान होने की असली ताकत यह है कि हम जानवरों की तरह अपनी गलतियों के साथ खत्म नहीं होते। हम अपनी जगह अपनी गलत थ्योरीज को मरने देते हैं। इसलिए हमेशा नए और साहसी अंदाजे लगाएं, बोल्ड कंजेक्चर्स लगाएं, उनकी कड़ी आलोचना करें और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। भले ही हम पूरा सच कभी न जान पाए, लेकिन सच के करीब पहुंचना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। यही विज्ञान का असली तरीका है, यही साइंटिफिक मेथड है, और यही हमारे ज्ञान को हमेशा जिंदा रखता है। इस बुक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।